हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी नामक किताब लिखी गई थी। देखिए जो 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम की एक किताब लिखी जिसका मतलब गुलामी है। फूले ने अपनी किताब उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह उन्होंने भारत में निचली जातियों और अमेरिका में काले गुलामों की स्थिति के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए इनमें से कौन था जिसने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। रास बिहारी बोस के द्वारा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1907 में। देखिए रास बिहारी बोस ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, एक उदारवादी और एक गरम दल, मतलब एक नरम दल और एक गरम दल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो इनमें से कौन सा शहर था वो? देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। देखिए महाराणा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1780 से 1839 तक रहा है। पंजाब के एक सिख शासक थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1801 वैसाखी के दिन को महाराजा की उपाधि ली थी और 1799 से ही उनकी लाहौर राजधानी रही है। तो ये लाहौर पूछा जाता है कि इनकी राजधानी कौन सी रही है? तो करेक्ट ऑप्शन लाहौर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया? तो इनमें से देखिए कौन सा अधिनियम है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन उच्चतर सिविल सेवाओं पर किया गया था। बाद में 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस वारकर की अध्यक्षता में पहला लोक सेवा आयोग गठित किया गया था। तो ये जो पहली बार हुआ है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये सर रॉस वारकर का नाम, जिनकी अध्यक्षता में पहला लोक सेवा आयोग बना है, ये भी बहुत पूछा जाता है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? तो देखिए कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया था। इस एक्ट ने पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन प्रदान किया था। चोरी चोरा की घटना किस तारीख से जुड़ी है? तो देखिए चोरी चोरा की घटना किस तारीख की है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 फरवरी 1922। देखिए चोरा चोरी की घटना 4, यहाँ पे 4 दिया, तो 4 या 5 फरवरी 1922 को भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा कस्बे में हुई थी ये घटना। हिंसा के परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। चोरी चोरा की घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये जो घटना है इसकी डेट पूछी जाती है, इसका ईयर पूछा जाता है, तो 1922 आपको याद रखना है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायालयों का विलय किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतें, इनका विलय किया गया है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। देखिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा 16 अगस्त 1861 को पारित किया गया था, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी शहरों के सदर अदालतों को एक साथ मिला दिया गया और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के रूप में ये जाने लगा।
1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो देखिए इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास के रूप में की थी, क्योंकि आवास की तलाश करते समय अधिकांश को नस्लवादी भेदभाव का सामना करना पड़ता था, इसीलिए इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण के दौरान स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी? तो देखिए इनमें से किसने चलाई थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बीना दास के द्वारा ये गोली चलाई गई थी। देखिए बीना दास कलकत्ता के सेंट जॉन्स डायनोसिस गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा थी। वह बंगाल की सबसे साहसी महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। वह क्रांतिकारी युगांतर पार्टी से जुड़ी हुई थी। 6 फरवरी 1932 को जब बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना दीक्षांत भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने उन पर पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन वे बाल बाल बच गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की सजा सुनाई गई थी बीना दास को। तो बीना दास ने उस टाइम पर गोलियां चलाई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 1956 में यूजीसी की औपचारिक स्थापना की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इंडिया यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका कार्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना है। यह भारत में विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेज को धन का वितरण करता है। तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? तो देखिए किसके द्वारा रचित था ये? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था अमार सोनार बांग्ला। देखिए अमार सोनार बांग्ला माँ बंगाल के लिए स्तुति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1905 में लिखी गई थी। गीत की जो पहली 10 पंक्तियां हैं उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा अधिवेशन था और वो कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? तो देखिए इनमें से कौन शामिल था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये दोनों ही शामिल थे नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में। देखिए भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली का रूपांकन प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर द्वारा किया गया था। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में की थी। बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया ताकि वे इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल सके। तो किसने की थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में ये की गई थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? बहुत पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा, ठीक है, पिंगली वेंकैया इनका नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा ही जो हमारा झंडा है, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसकी अभिकल्पना की गई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इनमें से कौन था जिसने पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स हिक्की के द्वारा
पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नामक एक अंग्रेज पत्रकार को है, जिसने वर्ष 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो पहला अगर आपसे समाचार पत्र भी पूछा जाए तो वो बंगाल गजट था, और इसे निकालने वाला कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए कौन थे, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो देखिए किससे था सैडलर आयोग का संबंध? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित एक आयोग बना था, जिसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता था। देखिए, सैडलर आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई थी। तो सैडलर आयोग का सीधा सीधा संबंध किससे है? तो शिक्षा से संबंधित था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा भारतीय प्रेस को मुक्ति दी गई थी, तो इन्हें ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए, सर चार्ल्स मेटकॉफ, जिनका कार्यकाल 1835 से 1836 रहा है, को प्रेस को पूरी आज़ादी देने के कारण इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उनका कार्यकाल छोटा था, जो घरेलू राजनीति के कारण जल्दी ही समाप्त हो गया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए, भूदान आंदोलन वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया था। यह आंदोलन भूमि सुधार के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, और ये किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1951 में ये स्टार्ट किया गया है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पेशवा के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी। बालाजी बाजीराव के टाइम पर जो मराठा शक्ति थी वो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। तो देखिए वर्ष 1760 में बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। निम्नलिखित में से मैनावली प्लेस का निर्माण किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना फडणवीस हो जाएगा। यहाँ पर फडणवीस के द्वारा मैनावली प्लेस का निर्माण किया गया था। देखिए मैनावली स्थान का निर्माण नाना फडणवीस के द्वारा किया गया था। उन्हें वर्ष 1768 में औंध के भवान राव त्रयंबक पंत प्रतिनिधि और रघुनाथ घनश्याम ने मैनावली गांव उपहार में दिया था, और उन्होंने ही मैनावली स्थान का निर्माण वहां पर करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल लोगों के कल्याणकारी कार्यों से स्वयं को जोड़ने वाला व्यक्ति था? तो देखिए कौन सा था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो गवर्नर जनरल थे जो लोगों के कल्याणकारी कार्यों से स्वयं को जोड़ने वाले थे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने लोगों के कल्याणकारी कार्यों से खुद को जोड़ा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुधार लाकर अपनी इच्छा को लागू करने की कोशिश की थी। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया? तो देखिए कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता से मेरठ में स्थानांतरित ये कर दिया गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने बंगाल तोपखाने का मुख्यालय मेरठ में स्थानांतरित कर दिया और बाद में सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये दो जगह इन्होंने इसका स्थानांतरण किया था। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़े थे? तो इनका नाम किस विद्रोह से जुड़ा है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रंपा आंदोलन से जुड़े हुए थे अल्लूरी सीताराम राजू। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू 1922 के रंपा विद्रोह से जुड़े थे। वे इस विद्रोह के नेता थे। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। यह वर्ष 1924 में समाप्त हुआ था। तो अगर आपसे इनका नाम पूछा जाए कि किस विद्रोह से जुड़े हैं तो ये रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे।
वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया? तो कितनी बार भारत आया था वास्को डी गामा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 3 बार भारत आया था वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा 3 बार भारत आए, उनके आगमन के 3 महीने बाद, जब वो तीसरी बार आए थे तो उनके आगमन के 3 महीने बाद ही 1524 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कोचिन शहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो टोटल वो कितनी बार आए हैं? 3 बार भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी कमांडर 1760 में वांडीवाश की लड़ाई में पराजित हुआ था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, काउंट लेली। काउंट लिली जिसे हम कहते हैं वो ये वांडीवाश की लड़ाई में पराजित हो गए थे। देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था उसे वांडीवाश का युद्ध भी कहा जाता है। काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी जनरल थे ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर आयरकुट से हार गए थे। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन हार गया था, तो काउंट डी लाली इस युद्ध में, जो वांडीवाश का युद्ध था, इसमें हार गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते को दर्शाता है और ये किसके टाइम पर हुआ है? तो अंबिका चरण मजुमदार उस टाइम पर अध्यक्ष थे। 29 और 31 दिसंबर 1916 को लखनऊ में उनके संबंधित वार्षिक सत्रों में इस समझौते की पुष्टि की गई थी। तो इसे हम लखनऊ समझौता के रूप में भी जानते हैं, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? तो इनमें से किसने किया था अमेरिका में गदर पार्टी का गठन? तो बी करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था। देखिए 1913 में लाला हरदयाल ने प्रशांत तट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे, जिसे गदर पार्टी कहा जाने लगा था। तो ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो देखिए कौन से स्थान से संबंधित थे वो? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार से संबंधित थे नेता कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। वह जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया या पवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा था। तो कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, जिसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट रूप से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया? तो देखिए किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों के बीच अंतर किया। निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन प्रदान करना था और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था बना दी गई थी। इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की थी, मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी को किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो देखिए किस वर्ष बनाया गया? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1848 में लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखिए वर्ष 1848 में भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे डलहौजी, और उनका गवर्नर जनरल पद 1856 तक रहा था, मतलब वो 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल के पद पर बने हुए थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 जुलाई 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी। उन्होंने अजमेर का प्रांतीय प्रभाग भी स्थापित किया था।
निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो राज्य के स्तर से नीचे स्वतंत्र रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों द्वारा बनाई जाती है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। उन्होंने ही वर्ष 1882 में इसे सबसे पहले पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों का मुख्य व्यापार केंद्र था? तो इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र था वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मालाबार तट पुर्तगालियों का मुख्य व्यापार केंद्र था। देखिए पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ समुद्री डकैती भी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे जो मालाबार तटीय क्षेत्र है ये पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया था। कलकत्ता नगर निगम का नेतृत्व कौन करता था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा कलकत्ता नगर निगम का नेतृत्व किया जाता था। देखिए जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे इन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के विचार और तरीकों का विरोध किया था। अपने करियर के अंतिम चरण में वे कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष बने और अंततः बंगाल सरकार में मंत्री बने थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। निम्नलिखित में से कौन 1927 में एक विधायक के रूप में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है? तो देखिए इनमें से कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए जानी जाती हैं। देखिए 1907 में एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी मद्रास मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्नातक की डिग्री लेने वाली पहली महिला छात्र बनी थी। उन्होंने सबसे ज्यादा एक विधायक के रूप में जाना जाता है जो 1927 में एक अधिनियम द्वारा देवदासी प्रथा को समाप्त करवाने में सफल रही थी। तो एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी जिनका संबंध किससे है? देवदासी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना या शुरुआत की गई थी। तो देखिए वर्ष 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो सेवा की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहित करना था। आजाद हिंद रेडियो का मुख्यालय सिंगापुर और बाद में रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है ने मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो देखिए किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ये पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रेली की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थिति की जांच करना और उनके गठन और कामकाज में सुधार के प्रस्तावों पर विचार करना और रिपोर्ट देना था। तो ये किसके टाइम पर हुआ है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ है। कुषाणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुषाणों के पूर्वज इंडो ग्रीक भाषाओं के सबसे पूर्वी वक्ता थे। ये वाला पॉइंट इनके बारे में गलत हो जाता है। देखिए चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण जो यहूची या यूची के 5 जनजातियों में से एक थे। कुषाणों को टोचरियन के नाम से भी जाना जाता था। वे खाना बदोश जनजातियां थे और इंडो यूरोपियन भाषाओं के सबसे पूर्वी वक्ता थे, जिन्हें टोचरियन भाषाएं कहा जाता था। तो ये इंडो यूरोपियन भाषाओं के पूर्वी वक्ता थे, इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को एक प्रांत के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1875 में अंडमान और निकोबार को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में एक कॉलोनी की स्थापित की थी। वर्ष 1875 में अंडमान और निकोबार को एक प्रांत के रूप में स्थापित कर दिया गया था।
भारत संघ में अधिकांश रियासतों का एकीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखिए अधिकांश रियासतों का भारत संघ में एकीकरण 1947 में हुआ। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें भारत संघ में आसानी से विलीन हो गई थी। निम्नलिखित में से किसे सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है। देखिए सहमति की आयु अधिनियम 1891 कुछ विषयों के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन था। इसे 9 जनवरी 1891 को एक विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसने यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी कि 12 जो रहेगा उसकी उम्र तक अगर ऐसी कुछ उत्पीड़न वाली चीजें होती है तो उसके लिए सजा दी जाएगी। ऐसी एक ये अधिनियम था जिसका विरोध किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय लीग की स्थापना अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, तारक नाथ के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 की स्थापना तारक नाथ दास के द्वारा अमेरिका में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सा समाचार पत्र था वो? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉन नामक समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था। देखिए 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुखपत्र के रूप में एक समाचार पत्र डॉन की स्थापना की थी। पावना विद्रोह का नेतृत्व डैश के कृषकों ने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जूट के कृषकों के द्वारा पावना विद्रोह किया गया था। पावना अशांति का नेतृत्व जूट उत्पादकों के द्वारा किया गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई थी। देखिए यह पुस्तक उनके द्वारा 1939 में लिखी गई थी। द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। बारगांव की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1779 में बारगांव की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। देखिए तालीगांव की लड़ाई के बाद 1779 में बारगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपने विजय के सभी स्थानों को आत्मसमर्पण कर दिया और रघुनाथ राव को भी रिहा कर दिया था। तो ये बारगांव की संधि कब हुई है? 1779 में। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।